हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक एड। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ एआई, जहां पर हमने एआई के बेसिक कंसेप्ट और इंट्रोडक्शन को समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का हमारा टॉपिक है फाउंडेशंस ऑफ एआई। एआई के फाउंडेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एआई सडनली डेवलप नहीं हुआ है। एआई एक्चुअली टाइम के साथ धीरे धीरे डेवलप हुआ है, जिसमें कि अलग अलग फील्ड का कंट्रीब्यूशन रहा है, योगदान रहा है। तो कई सारी फील्ड मिलकर एआई को बनाती हैं। एआई कोई सिंगल फील्ड नहीं है, बल्कि हर एक फील्ड का इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है। जैसे कि फिलॉसफी, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड न्यूरो साइंस, ये सभी मिलकर एआई बनाते हैं। और ये सभी फील्ड मिलकर एआई बनाती हैं, इनका कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं और भी बहुत सारे कंट्रीब्यूशन हैं, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन और मेजर आइडियाज़ पर फोकस करेंगे, जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे फ़िलॉसफ़ी की। फ़िलॉसफ़ी के कंट्रीब्यूशन को समझने के लिए हमें कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस को समझना होगा, जैसे कि कैन रूल्स बी यूज्ड फॉर करेक्ट रीजनिंग? क्या रूल्स का यूज़ करके हम करेक्ट रीजनिंग कर सकते हैं? हाउ डज़ द माइंड कम फ्रॉम द ब्रेन? माइंड ब्रेन से कैसे इमर्ज होता है? वेयर डज नॉलेज कम फ्रॉम? नॉलेज कहाँ से आती है? हाउ डज नॉलेज लीड टू एक्शन? नॉलेज एक्शन में कैसे कन्वर्ट होता है? तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो कि एआई के फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एरिस्टोटल की, जो कि एक महान दार्शनिक थे। ये ग्रीक फिलोसोफर थे जिन्होंने सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग को स्ट्रक्चर दिया था। इन्होंने ही सबसे पहले लॉजिकल थिंकिंग के बारे में बताया था, उसे स्ट्रक्चर दिया था। इन्होंने सिलेजिज्म के बारे में बताया था, सिलेजिज्म को इंट्रोड्यूस किया था। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में भी हमने पढ़ा था कि सिलेजिज्म में हम कैसे स्टेप बाय स्टेप कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। जैसे कि अगर आपको दिया है a इक्वल्स टू बी, बी इक्वल्स टू सी, तो हम दोनों स्टेप को कंपेयर करके बोल सकते हैं कि a इक्वल्स टू सी होगा। तो उन्होंने बताया था कि कैसे हम रूल के बेस पर रीजनिंग कर सकते हैं। तो इनका जो मेन काम था, इनका जो मेन कंट्रीब्यूशन था वो ये था कि इन्होंने हमें लॉजिकल थिंकिंग के बारे में बताया था और बताया था कि कैसे हम रूल के बेसिस पर रीजनिंग कर सकते हैं। इसके बाद आता है नाम रमोन ल्यूई का। इन्होंने आइडिया दिया था कि हम मशीन के थ्रू भी रीजनिंग कर सकते हैं। इन्होंने ऐसे मैकेनिकल सिस्टम की कल्पना की थी जो कि ऑटोमेटिकली लॉजिकल कंक्लूजन निकाल सके। तो इनका जो मेन आइडिया था, जो कंसेप्ट इन्होंने दिया था, वो ये था कि हम मशीन के थ्रू भी लॉजिकल थिंकिंग परफॉर्म करवा सकते हैं। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट आइडिया था, क्योंकि आगे चलकर एआई और कंप्यूटिंग की जो ग्रोथ है उसमें ये आइडिया बहुत हेल्पफुल रहा। उसके बाद नाम आता है थॉमस हॉब्स का। थॉमस हॉब्स का मानना था कि रीजनिंग एक तरह की कैलकुलेशन है। उन्होंने बताया कि जैसे कि हम सोचते हैं, तो जब हम सोचते हैं, कोई थिंकिंग करते हैं, तो एक्चुअल में जोड़ना और घटाना करते हैं। वी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इन आवर थॉट्स। हम अपने मन में एक्चुअली जोड़ और घटाना करते रहते हैं, जैसे कि मशीन कंप्यूटेशन करती है। उनका कहना था कि रीजनिंग एक तरह की न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है। जैसे मशीन कैलकुलेशन करती है, उसी तरह हम भी अपने मन में जोड़ना और घटाना करते रहते हैं। तो यही कंसेप्ट आज के कंप्यूटर एल्गोरिदम और एआई कैलकुलेशन का आधार है। इसके बाद अर्ली कंप्यूटिंग आइडियाज़ अगर हम देखें, तो मशीनें बनने लगी थी जो कि कैलकुलेशन कर सकती थी। तो बहुत सारी सिंपल सिंपल मशीनें बनी जिनकी हेल्प से कैलकुलेशन होता था। जैसे कि सबसे पहले लियोनार्डो दा विंसी ने एक मैकेनिकल कैलकुलेटर डिज़ाइन किया।
उसके बाद हम देखते हैं कि विल्हम शिकार्ड ने एक कैलकुलेटिंग मशीन बनाई। फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन बिल्ड द फर्स्ट नोन ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन कॉल्ड द कैलकुलेटिंग क्लॉक। ये मशीन उन्होंने बनाई। उसके बाद ब्लेस पास्कल ने पास्कलाइन डेवलप की। तो ये सभी डेवलपमेंट एआई के लिए फाउंडेशन बन गए। उसके बाद हम बात करते हैं मैथमेटिक्स के कंट्रीब्यूशन की। तो मैथमेटिक्स जो है वो एआई का कोर है। बिना मैथमेटिक्स के हम एआई की कल्पना नहीं कर सकते, एआई को इमेजिन नहीं कर सकते। तो मैथमेटिक्स के कंट्रीब्यूशन को समझने के लिए हम पहले ये समझेंगे कि एआई किन बेसिक सवालों के जवाब दे सकता है। जैसे कि व्हाट आर द फॉर्मल रूल्स टू ड्रॉ वैलिड कंक्लूजन्स, what can be computed, how do we reason with uncertainty। तो इन तीनों सवालों के जवाब हमको मिलते हैं लॉजिक, कंप्यूटेशन और प्रोबेबिलिटी से। ये तीनों चीज़ें जो हैं वो पिलर हैं एआई की, जो कि एआई की फाउंडेशन बनाती हैं। तो हम वन बाय वन समझेंगे कि लॉजिक क्या है, कंप्यूटेशन क्या है और प्रोबेबिलिटी क्या है। ये तीनों पिलर मिलकर ही एआई की फाउंडेशन बनाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लॉजिक की। लॉजिक मतलब है थिंकिंग एंड रीजनिंग। लॉजिक एआई को सही तरीके से सोचना और डिसीजन लेना सिखाती है। लॉजिक हेल्प्स एआई थिंक करेक्टली। तो किस तरीके से मशीन सोच सकती है, करेक्ट डिसीजन ले सकती है, ये लॉजिक एआई को बताता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम कंक्लूजन तक पहुँचे। तो अगर हमारे पास फैक्ट है तो फैक्ट से हम कैसे कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ये ज़रूरी है। इस फील्ड में बहुत सारे लोगों ने काम किया। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट नाम इसमें आता है जॉर्ज बुले का, जिन्होंने बूलियन लॉजिक डेवलप किया था, जो कि ट्रू और फॉल्स का लॉजिक है। इसके बाद नाम आता है गॉटलॉब फ्रैग का, जिन्होंने फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक डेवलप किया, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। उसके बाद नाम आता है ऑल्फ्रेड तास्की का, जिन्होंने कनेक्ट किया था लॉजिक को रियल वर्ल्ड मीनिंग से। तो अलग अलग लोगों ने इस पे काम किया। लॉजिक का जो मेन मतलब है वो ये है कि किस तरीके से एआई जो है वो करेक्टली थिंक कर सकता है, मतलब सही तरीके से सोचना और डिसीजन लेना ही लॉजिक है। इसका मेन कंसेप्ट ये है कि किस तरीके से हम फैक्ट से कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद आता है कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन का मतलब है कि मशीन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, व्हाट मशीन कैन डू। इसमें एल्गोरिदम का यूज़ होता है। एल्गोरिदम का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन तक पहुंचना। तो यहाँ पे हम एल्गोरिदम की स्टडी करते हैं और मशीन्स की क्या लिमिट है ये भी हमें पता चलता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम्स एआई सॉल्व कर सकता है। यहाँ पे भी कई सारे लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। जैसे यूक्लिड ने फर्स्ट एल्गोरिदम दिया। उसके बाद नाम आता है अल ख्वाज़मी का, जिन्होंने कंसेप्ट दिया एल्गोरिदम और अलजेब्रा का। उसके बाद नाम आता है कर्ट गोडल का, जिन्होंने बताया इनकम्प्लीटनेस थ्योरम के बारे में। इन्होंने बताया था कि कुछ चीज़ें कभी प्रूव नहीं हो सकती, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिनको हम कभी प्रूव नहीं कर पाएंगे। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट नाम आता है एलन ट्यूरिंग का। इन्होंने ट्यूरिंग टेस्ट के बारे में भी बताया था और इन्होंने ये भी बताया कि मशीन क्या कंप्यूट कर सकती है। और ये भी इन्होंने बताया कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो कभी सॉल्व नहीं हो सकती। इनको हम बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं हो सकती, ये नॉट कंप्यूटेबल प्रॉब्लम्स है, जैसे कि हॉल्टिंग प्रॉब्लम्स। तो कर्ट गोडल जो थे इन्होंने बताया कि कुछ चीज़ें कभी प्रूव नहीं हो सकती और एलन ट्यूरिंग ने बताया कि कुछ प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं हो सकती। नेक्स्ट हम आते हैं प्रोबेबिलिटी पर। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है अनसर्टेनिटी हैंडलिंग। अब रियल वर्ल्ड में ऐसा होता है कि हमारे पास सभी इंफॉर्मेशन नहीं होती, हमारे पास इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती है। तो उस केस में प्रोबेबिलिटी बहुत यूज़फुल होती है,
क्योंकि जहाँ पे हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती वहाँ पे प्रोबेबिलिटी का यूज़ होता है, मतलब अनसर्टेनिटी के केस में प्रोबेबिलिटी का यूज़ होता है और एआई को इससे डील करना होता है। तो इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमारे पास इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन हो, इन्फॉर्मेशन पूरी ना हो या फिर नॉइज़ी हो। तो ऐसी सिचुएशन में जब हमें डिसीज़न लेना होता है तब प्रोबेबिलिटी यूज़ होती है। इसमें जो मेन कंट्रीब्यूशन दिया वो दिया कार्डानो ने। इन्होंने प्रोबेबिलिटी की शुरुआत की। उसके बाद नाम आता है पास्कल एंड फर्मेट का, जिन्होंने फ्यूचर आउटकम्स को समझाया, एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या होते हैं इसका कंसेप्ट दिया। उसके बाद आता है बेस का नाम, थॉमस बेस। इन्होंने बेस रूल दिया जो न्यू डेटा के बेस पर बिलीफ अपडेट करता है। उसके बाद नाम आता है लाप्लास एंड बर्नौली का, जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स को डेवलप किया और अनसर्टेन डेटा से प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है, कैसे हम डिसीज़न लेते हैं उसके बारे में बताया। तो इस तरीके से लॉजिक, कंप्यूटेशन एंड प्रोबेबिलिटी होता है। लॉजिक का मतलब होता है कैसे सोचना, कंप्यूटेशन का मतलब होता है क्या सॉल्व हो सकता है, और प्रोबेबिलिटी हेल्प करती है अनसर्टेनिटी में, मतलब हम अनसर्टेनिटी में कैसे डिसीज़न ले सकते हैं। और ये तीनों चीज़ें मिलकर ही एआई को पॉसिबल बनाती हैं। तो इस वीडियो में हमने समझा कि थिंकिंग और रीजनिंग किस तरह से वर्क करते हैं, लेकिन सिर्फ लॉजिक समझना काफ़ी नहीं है। इंटेलिजेंट मशीन बनाने के लिए हमें समझना होगा कि ह्यूमन कैसे सोचते हैं और मशीन इसे कैसे रेप्लिकेट करती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि साइकोलॉजी कैसे मशीन को ह्यूमन की तरह सोचने में हेल्प करती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपको वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।